इनकम टैक्स लॉ के तहत फाइनेंस एक्ट 2023 के जरिए एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया और उस बदलाव के अंदर जो है सेक्शन 43 बी जो बात करता है सर्टेन एक्सपेंसेस अलाउड ऑन द एक्चुअल पेमेंट बेसिस। आप जब उनकी एक्चुअल पेमेंट करते हैं उन एक्सपेंसेस की, उन खर्चों की, तो ही वो आपको खर्चे अलाउ किए जाते हैं। तो ऐसे में यहां पर कहा गया क्लोज एच के अंदर कि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से कोई भी गुड्स परचेज की है, कोई भी सर्विसेज ली है और वो एक माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के तहत कवर होता है, तो उस व्यक्ति की आपको जो है टाइमली पेमेंट करनी होगी। टाइमली पेमेंट जो है सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट के तहत बताई गई है। इस पूरे प्रोविजंस को हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया कि कौन व्यक्ति माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस में कवर होगा, क्या टाइम लिमिट्स बताई गई है, अगर टाइम लिमिट्स के अंदर पेमेंट नहीं की गई तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में भी जो है देख सकते हैं और आई बटन के अंदर भी टैग किया गया है। अब वहां पर कुछ लोगों का सवाल आया, एक इशू अराइज हुआ कि अगर मान लेते हैं कि जो बायर है, जो परचेजर है, वो सेक्शन 44 एडी या फिर 44 एडीए या फिर 44 एई इनके तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करता है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो क्या उस केस में भी बायर को, परचेजर को जो है सेक्शन 43 बी के तहत डिसअलावेंस फेस करनी होगी। इट मींस अगर उसने टाइमली पेमेंट नहीं की तो क्या उसके लिए भी सेक्शन 43 बी एप्लीकेबल होगा और क्या उसके भी जो खर्चे हैं, जो परचेज है, वो डिसअलाउ कर दी जाएगी। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि सेक्शन 44 एडी की हम बात करें, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है जहां पर आप 6% या 8% ऑफ द टर्नओवर अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं और अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो भी है आप अपना टैक्स पे करते हैं, अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं और ऐसे में आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है और इनकम टैक्स के काफी सारे प्रोविजंस आप पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है सेक्शन 44 एडी को ऑप्ट करते हैं और अगर एक प्रोफेशनल की बात करें तो सेक्शन 44 एडीए के तहत जो भी ग्रोस रिसीट्स है उसका 50% या उससे ज्यादा प्रॉफिट अगर डिक्लेयर किया जाता है तो ऐसे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। और जहां पर ट्रक ऑपरेटर्स की बात है तो ऐसे में सेक्शन 44 ए के तहत एक सर्टेन इनकम डिक्लेयर करनी होती है और अगेन कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। तो अब सवाल आया कि क्या कोई व्यक्ति इन किसी भी सेक्शन के तहत 44 एडी, 44 एडीए, 44 ए के तहत अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करता है और ऐसे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है तो क्या उसे भी सेक्शन 43 बी की डिसअलाउंस अट्रैक्ट करेगी अगर वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को टाइमली पेमेंट नहीं करता। तो इसी इश्यू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि इसके लिए जो है क्या प्रोविजंस इनकम टैक्स के अंदर दिए गए हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ से। और अगर आप बनना चाहते हैं एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईआईसी, ईएसआईसी, ईपीएफ, कैसे रिटर्न्स फाइल की जाती है, कैसे टैक्सेस की पेमेंट्स की जाती है, कैसे नोटिस को हैंडल किया जाता है, तो ये सभी बातें हमारे जो डिटेल्ड कोर्सेज के अंदर आपको मिल जाती है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारा फ्री मटेरियल और कंटेंट भी आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत क्या सेक्शन 43 बी की डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगी या नहीं। तो इसके लिए आप अगर सेक्शन 44 एडी, एडीए और ए इन तीनों ही सेक्शंस को अगर देखें तो वहां पर क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं। वहां पर अगर आप बात करें सेक्शन 44 एडी की तो यहां पर वर्ड्स यूज किए गए notwithstanding anything to the contrary contained in section 28 to 43 C कि अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करते हैं अंडर सेक्शन 44 एडी तो सेक्शन 28 से लेकर 43 सी तक आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। कोई भी ऐसी बात जो सेक्शन 28 से लेकर 43 सी के अंदर कही गई है और वो बात सेक्शन 44 एडी से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, उसके अगेंस्ट बात करती है, तो वो सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे।
प्लेन रीडिंग में देखने में ऐसा लगता है कि 43B भी जो है वो जो सेक्शन है वो यहां पर कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 28 टू 43C की बात की गई है और 43B भी जो है इसी सीरीज के अंदर फॉल करता है। उसके बाद हमने देखा सेक्शन 44ADA को, जहां पर प्रोफेशनल्स के केस में आप जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करते हैं। वहां पर कहा गया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 28 टू 43C। अब आप देखें 44AD और ADA में जो लाइन यूज की गई है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। 44AD में वर्ड्स यूज किए गए टू द कंट्रेरी, कि अगर कोई अगेंस्ट बात की गई है तो वो बात एप्लीकेबल नहीं होगी। और यहां पर कहा गया कि 28 से लेकर 43C तक एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। तो इट मींस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43ADA 43B जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। प्लेन रीडिंग में देखने में ऐसा लगता है, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपकी जितनी भी बात है वो सारी गलत साबित हो जाएंगी। यहां पर 43 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा 44AD ADA को आप जब रीड करते हैं तो ऐसा लगता है। तो इसका मतलब कि अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं भी करेंगे तो वो खर्चा, वो परचेज आपको अलाउ की जाएगी। इसी तरह हमने 44A सेक्शन को रीड किया, वहां पर लिखा गया है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेन्ड इन सेक्शन 28 टू 43C। यहां पर सिमिलरली जो 44AD में वर्डिंग्स यूज की गई है कि अगर सेक्शन 28 से लेकर 43C के अंदर कोई भी बात अगेंस्ट जो है 44A के अगेंस्ट की गई है वो बात एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ऐसा देखने में लगता है कि 43B यहां भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट बात की गई है कि आपको वो खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। जबकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के जितने भी सेक्शंस है वहां पर कहा गया है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए, इनकम डिक्लेयर कर दीजिए, और ऐसे में जो है आपके सभी खर्चे मान लिए जाएंगे कि आपको अलाउ कर दिए गए। उसके बाद जब हमने सेक्शन 43B को रीड किया, सेक्शन 43B की अगर आप रीडिंग देखेंगे तो यहां पर जो लाइंस यूज की गई है, यहां पर लाइंस यूज की गई है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ए डिडक्शन अदरवाइज अलाउेबल अंडर दिस एक्ट, कि इनकम टैक्स एक्ट के कोई भी प्रोविजन, इनकम टैक्स एक्ट के कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर 43B एप्लीकेबल हो गया। इट मींस अगर मैं बात करूं 43B को सुपर पावर दे दी गई कि आपके केस में तो 44AD 44ADA 44AE ये भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। ए डिडक्शन अदरवाइज अलाउेबल, अगर कोई डिडक्शन किसी और सेक्शन में अलाउेबल है, उसको अलाउ किया गया है, लेकिन अगर वो 43B में अलाउ नहीं है तो वो आपको अलाउड नहीं होगी। तो अगर हम मान भी लें कि 44AD ADA 44AE के तहत अगर कोई परचेज, अगर कोई एक्सपेंस आपको अलाउ कर भी दिया गया है, उसकी छूट दे दी गई है आपको, तो वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। मेरे अकॉर्डिंग मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 43B जो है वो सुपरसीड करता है पूरे एक्ट को। किसी भी जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर किसी भी प्रोविजंस में कुछ भी लिखा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपने 43B का नॉन कंप्लायंस किया, अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं की उस व्यक्ति की जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस में कवर होता है, तो ऐसे में वो खर्चा, वो एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं होगा। वो उस साल में आपको अलाउ होगा जिस साल में आप उसकी पेमेंट करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई भी व्यक्ति ये मानकर चलता है कि 44AD 44ADA 44AE के केस में 43B एप्लीकेबल नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग वो गलत इंटरप्रेट कर रहा है। इन फ्यूचर जीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एडिशंस कर सकता है। जो भी आपने माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को पेमेंट नहीं की है तो ऐसे में वो आपको जो है एड बैक कर दी जाएंगी आपकी इनकम के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट पेनल्टी कैलकुलेट की जाएगी। अब एक सवाल यह भी आता है कि जो बायर है और जो सेलर है, क्या उसका एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी है? तो पहली बात तो बायर, जो परचेजर है, जो बायर है,
उसका कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि उसका एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इट मींस अगर वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आई सेलर की, जिसने गुड्स सेल की है, जिसको पेमेंट मिलनी है, क्या उसका एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना जरूरी है? तो अगर आप 43 बी की जो क्लोज है, क्लोज एच, उसको अगर आप रीड करेंगे तो वहां पर लिखा है एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू ए माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो यहां पर सिर्फ ये कहा गया है कि अगर जो सेलर है वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज में कवर होता है, यहां पर रजिस्टर्ड होने की बात कहीं नहीं कही गई है। इट मींस माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस की जो डेफिनेशन दी गई है, अगर कोई भी व्यक्ति उस डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाता है तो वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस माना जाएगा। इसका मतलब सेलर भी अगर एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस में है या नहीं। माइक्रो इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस है जहां पर जो बेसिकली टर्नओवर बताई गई है वो 5 करोड़ रुपीज तक बताई गई है, और जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बताई गई है वो 1 करोड़ रुपीज तक बताई गई है। और स्मॉल इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस है जहां पर टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज तक है, और जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 10 करोड़ रुपीज तक है। अगर कोई भी ऐसा सेलर जो इस क्राइटेरिया में कवर हो जाता है तो ऐसे में उसकी पेमेंट आपको टाइम पर करनी होगी, और वो टाइम बताया गया है सेक्शन 15 के अंदर। और सेक्शन 15 को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो एक बार आप उसको जरूर वॉच आउट करें, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर हमारी जो बात थी कि क्या 43 भी एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, मेरे अकॉर्डिंग मेरी रिकमेंडेशन है कि 43 भी एप्लीकेबल होगा। आप ऐसे भी कोई भी गलती ना करें कि 44 एडी एडीए एडी एई के तहत रिटर्न फाइल कर दे, यह मानते हुए कि 43 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन फ्यूचर हो सकता है जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो आपकी जो परचेज है, वो आपकी जो एक्सपेंसेस है उनको डिसअलाउ कर दे, और ऐसे में एट दैट टाइम आपको एक ह्यूज टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी आपको पे करना पड़ सकता है। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।